वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो कल हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था। सीक्वेंस की कुछ 2-4 थ्योरमें हमने पढ़ी थी। ठीक है, चलिए आज हम आगे देखते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। सीक्वेंसेस का मतलब बाउंडेड और अनबाउंडेड। ठीक है, सीक्वेंस में अब हमारे पास दो टाइप आएंगे, एक तो बाउंडेड और एक अनबाउंडेड। ठीक है, लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एस एन हम करेंगे ओवर एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये जब ऐसा हम लगाएंगे तो लिमिट फाइंड आउट करेंगे, तो किसके अंडर फाइंड आउट करेंगे? एक्सटेंडेड रियल नंबर के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे। अब सीक्वेंस होती है बाउंडेड और अनबाउंडेड। देखो बाउंडेड सीक्वेंस क्या कहती है? बाउंडेड सीक्वेंस अगर होगी तो उसका यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, हमने पढ़ी थी। और अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड है, यूनिक लिमिट पॉइंट है, तो वो सीक्वेंस कैसी होती है? कन्वर्जेंट होती है। दूसरा, टू और मोर लिमिट्स पॉइंट्स। अगर किसी सीक्वेंस के दो या दो से ज़्यादा लिमिट पॉइंट है तो वो सीक्वेंस ओसिलेट्स फाइनाइटली बिटवीन और अमंग इट्स लिमिट पॉइंट। जो लिमिट पॉइंट आएंगे उनके बीच ओसिलेट क्या करेगी? फाइनाइटली यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। ये बात आपने याद रखनी है। अगर यूनिक लिमिट पॉइंट है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, और दो या दो से ज़्यादा लिमिट पॉइंट है तो वो सीक्वेंस ओसिलेट फाइनाइटली होगी। ठीक है, अनबाउंडेड के लिए अगर सीक्वेंस और एक्सटेंडेड रियल नंबर पर ये डिफाइंड हम करते हैं, लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे, अगर वो इन्फिनिटी आ जाती है तो डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी करेंगे, अगर माइनस इन्फिनिटी आ जाती है तो डाइवर्स टू माइनस इन्फिनिटी करेंगे। तीसरा केस यहाँ पे बनेगा, अगर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी एंड वन मोर वैल्यू। अगर हमारे पास इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के अलावा कोई और अदर वैल्यू आ जाती है तो वो क्या करेगी? ओसिलेट्स इनफाइनाइटली बिटवीन अमंग इट्स लिमिट ओवर एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, मतलब इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी और वन और मोर वैल्यू, एक और एक से ज़्यादा वैल्यू अगर आ जाती है तो ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या करेगी? ओसिलेट्स इनफाइनाइटली यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। लेकिन कंडीशन ये है कि लिमिट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाहता है। ए सीक्वेंस इज सेट टू डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी इफ फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू आर देन देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एस एन इज ग्रेटर देन एम। हमने पढ़ा था, कल हमने बाउंडेड की डेफिनेशन पढ़ी थी, आज हम डाइवर्स की पढ़ेंगे। ठीक है, तो डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी में ऐसे होगा, डाइवर्स टू माइनस इन्फिनिटी में लेस देन एम होगा, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, एस एन नेचर हमें बताना है, सीक्वेंस हमारे पास गिवन है, नेचर बताना है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ओसिलेटरी सीक्वेंस है। अभी इस टाइप से है 1 + -1 की पावर n, 1/n की पावर n। अब देखो, अभी ये इवन वैल्यू पे तो हमारे पास आएगी 1 + 1/n की पावर n, और ओड वैल्यू पे 1 - 1/n की पावर n, इस टाइप से हमारे पास आएगी। ठीक है, तो एक बार तो यहाँ तो इसकी आएगी 1/e और यहाँ आएगी इसकी लिमिट e, तो e और 1/e, तो इसका मतलब ये ओसिलेट फाइनाइटली कर रही है। दो या दो से ज़्यादा लिमिट जब आ जाती हैं तो वो ओसिलेट फाइनाइटली यहाँ पे होती हैं। नेक्स्ट, जब इसको हम सोल्व करेंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। अब ये भी ओसिलेट करेगी, एक बार -1 एक बार +1, एक बार -1 एक बार +1, ऐसे आएगा, अप टू सोन चलता रहेगा। यानी कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच ओसिलेट इनफाइनाइटली यहाँ पे करेगी। पता चल गया ना एग्जाम्पल क्या कह रहा है? माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में अगर इसकी वैल्यू है तो वो ओसिलेट इनफाइनाइटली करती है। ठीक है, तो इसके बीच में कोई और वैल्यू बोला था ना, तो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में वैल्यूज़ क्या आ रही है? -1 एक बार 1, एक बार -1 एक बार 1, इस टाइप से हमारे पास आ रही हैं। नेक्स्ट, उसके बाद है -1⁻n, फिर उसकी पावर n, तो ये भी -1 और 1 के बीच में क्या करेगी? ओसिलेट करेगी फाइनाइटली। उसके बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करके तो कन्वर्स टू 1 आएगी। कैसे? n की पावर 4, इसकी पावर n बाहर हमने ले लिया, नीचे भी n की पावर 4 और इसकी पावर n हमने बाहर ले लिया, तो ये हो गया 1 + 11/n की पावर 4, इसकी पावर n, फिर डिवाइडेड बाय 1 + 1/n की पावर 4 डिवाइडेड बाय उसकी पावर क्या है? n। ठीक है, तो अब यहाँ से जब हम इन्फिनिटी लिमिट जब हम लगाएंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 + 11/n की पावर 4, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? ये तो 0 हो जाएगा और ये 0, तो 1 की पावर, इसको सिंपली अगर हम सोल्व करेंगे तो 1 + 11/n की पावर n, ये भी e में आ जाएगी, और डिवाइड बाय 1 + 1/n की पावर 4, इसकी पावर n, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये भी e में आएगी। तो ये कट के हमारे पास जो आएगा आंसर, तो कन्वर्स टू 1 चली जाएगी जब इसको आगे हम सोल्व करेंगे। ये आपने
फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, नेक्स्ट कोस ऑफ टेंजेंट इनवर्स -1 की पावर n इंटू एन, तो ये किसको जाएगा, ये कन्वर्स करेगी 0 की तरफ। उसके बाद है ये हमारे पास 1 की तरफ कन्वर्स करती है लिमिट जब हम लगाएंगे, ये भी हमारे पास डाइवर्स टू इन्फिनिटी, यहाँ n की पावर 50 है तो यहाँ n की पावर 51 है, ऊपर ज़्यादा है तो इसका मतलब इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। उसके बाद है नीचे है n की पावर 52, यहाँ है n की पावर 51 तो ये 0 की तरफ। ठीक है, ये बस ऐसे मतलब ध्यान रखने का तरीका है। अगर ऊपर n की पावर एंगल में, ये एंगल से हम आइडिया लगा सकते हैं, एंगल में n की पावर अगर ज़्यादा है ऊपर इसकी कम है तो इसका मतलब वो 0, अगर नीचे कम है और ऊपर उसकी पावर क्या है ज़्यादा तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम सोल्व करके भी इसको कर सकते हैं। कोस एन की लिमिट वही कल हमने साइन एन की पढ़ा था, साइन एन की जो लिमिट पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। तो कोस एन की जो लिमिट होगी वो भी हमारे पास सेम ओसिलेट फाइनाइटली करेगी अमंग ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम -1 to 1। ठीक है, -1 to 1 के बीच में। नेक्स्ट साइन एन π/6, साइन एन π/6 की वैल्यू एन की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे एक बार तो 1, एन की वैल्यू हम रखेंगे 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे रखते रहेंगे तो हमारे पास जो रेंज सेट जो आएगा वो ये आएगा। इसका मतलब ये क्या है, ओसिलेट्स फाइनाइटली है अमंग दीज पॉइंट्स। एस एन इज इक्वल टू एन की पावर 55, एन इज लेस देन इक्वल टू 1000 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 पे 1/n, तो ये भी क्या करेगी, कन्वर्जेंट यहाँ पे करेगी। सेम 14 एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, तो ये यहाँ पे क्या करेगी, 0 to इन्फिनिटी पे क्या करेगी, ओसिलेट करेगी। सॉल्यूशन देखिए, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है, सबको पता है क्या वैल्यूज़ आएंगी इसकी और इसकी, एक की ई और एक की 1/e। ठीक है, ये सोल्व कर रखा है यहाँ पे। उसके बाद है सेकंड को जब हमने सोल्व किया, यहाँ से एन की क्यूब लिया, लिमिट पुट करी तो -इन्फिनिटी। थर्ड में इसकी लिमिट आ गई इन्फिनिटी। ठीक है, फोर्थ में एक बार इन्फिनिटी प्लस एक बार -इन्फिनिटी। और जब यहाँ पे जब इसको लिमिट लगा के सोल्व करेंगे तो -1 की पावर n की पावर n, तो एक बार 1 आएगा और एक बार -1 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट यही जब हमने इसको सोल्व किया तो e की पावर में बताया था ना, तो e की पावर में आएगा, तो e की पावर में आएगा तो इसको सोल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या बनेगा, e की पावर 0 यानी कि 1। इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 1। उसके बाद है कोस ऑफ टेंजेंट इनवर्स -1 की पावर n इंटू एन, ये एक बार -इन्फिनिटी को जा रहा है और एक बार इन्फिनिटी को जा रहा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है -π/2 और प्लस इन्फिनिटी पे होती है टेंजेंट की वैल्यू π/2, तो कुल मिला के क्या आ गया, कोस π/2 कितना होता है, 0, तो कितना आ गई, 0। उसके बाद साइन वही n की पावर 1/n की ये लिमिट क्या होती है, 1। सेम साइन x अपॉन x, ये है ना, साइन x अपॉन x, लिमिट हम लगाएंगे इज इक्वल टू क्या आएगी, 1 आएगी, ये रिजल्ट है। उसके बाद सेम ऐसे ही 9th क्वेश्चन में इन्फिनिटी आ जाएगा और इसमें 10th में क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे 51 पावर थी, यहाँ पे 53 पावर थी। ठीक है ना। नेक्स्ट एस एन हमारे पास लिमिट 13 में लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n कितना हो गया, 0। 14 में क्या हो गया, इन्फिनिटी और 0। अब क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पे क्या कहता है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड डी एन इज अ सीक्वेंस सच दैट, ये CSIR नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, CSIR नेट में। ठीक है, तो ये उसके क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सारे के सारे जो भी आपको यहाँ पे प्रीवियस पेपर के मिलेंगे वो सारे CSIR नेट JRF के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, डी एन इज ए सीक्वेंस, तो हमें बताना है डी एन, इसका मतलब होता है NCA और नीचे है NCB। इसको जब हम खोलेंगे तो n फैक्टोरियल, a फैक्टोरियल और n माइनस a फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल और n माइनस b फैक्टोरियल, ये ऐसे होगा। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, तो हमारे पास आया b फैक्टोरियल, ऊपर आया n माइनस b फैक्टोरियल, अपॉन में ये हो गया a फैक्टोरियल और n माइनस a फैक्टोरियल, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास dn आ गया। अब dn क्या कह रहा है, dn कन्वर्ज करेगी जब ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर करेंगे, ए बी जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग करेंगे। दूसरा dn कन्वर्ज करेगी जब a लेस देन b होगा। तीसरा dn कन्वर्ज करेगी जब a ग्रेटर देन b होगा। dn कन्वर्ज करेगी जब a इज इक्वल टू b होगा। तो जब a और b दोनों बराबर होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका मतलब फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगे, कन्वर्जेंट हो जाएंगे। यहाँ से आया समझ में इतना।
फर्स्ट ये ए और बी वो हो गया, देखो यही है, ए और बी करा तो डी एन की वैल्यू 1 आ गई, लिमिट 1 आ गई, सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 1 हो गई। अब दूसरा केस मैंने लिया जब ए ग्रेटर देन बी है, जब ए यहाँ पे ग्रेटर देन बी होगा तो एन माइनस ए क्या हो जाएगा, लेस देन एन माइनस बी। ए ग्रेटर देन बी है, दोनों तरफ नेगेटिव साइन ऑपरेट करो तो ये माइनस का बी, एन करेंगे ऐड तो एन माइनस ए लेस देन एन माइनस बी। तो डी एन हमारे पास क्या है, एन माइनस बी क्या आ जाएगा ऊपर, एन माइनस ए लेस देन एन माइनस बी है। तो ये इसका फैक्टोरियल खोलेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लास्ट में बचेगा एन माइनस ए माइनस 1। तो लिमिट पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास डाइवर्जेंट। तीसरा केस अगर ए लेस देन बी है तो यहाँ से ए ग्रेटर देन बी, तो नीचे बचेगा हमारे पास ये ऊपर वाला कैंसिल आउट। ये हम एग्जांपल से भी ले सकते हैं, ए और बी की वैल्यू, ए लेस देन बी, मान लो ए मैंने 2 ले दिया, बी मैंने 3 ले दिया, तो यहाँ से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो भी ये क्या करेगी, कन्वर्जेंट करेगी। तो इसका मतलब सेकंड और फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अलजेब्रा ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इफ ए एन कन्वर्जिंग टू ए एंड बी एन कन्वर्जिंग टू बी, देन लिमिट ए एन अप्रोचेस टू ए एंड लिमिट बी एन अप्रोचेस टू बी, देन अब देखो कोई सीक्वेंस है उसकी मल्टीप्लाई किसी स्केलर के साथ हो रही है तो वो कन्वर्ज करेगी उसी स्केलर मल्टीप्लाई के साथ, यानी कि के ए पे। ए एन प्लस बी एन कन्वर्ज करेगी ए प्लस बी पे, माइनस करेगी ए माइनस बी पे, प्रोडक्ट करेगी ए बी पर। ठीक है, इफ़ बी एन अगर 0 है फॉर एनी नेचुरल नंबर एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैन ए एन बाई बी एन कन्वर्ज करेगी ए बाई बी पे, साइन ए एन साइन ए पे, कोस ए एन कोस ए पे, ई की पावर ए एन ई की पावर ए पे, पी ए एन पी ऑफ ए एन ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए ग्रेटर देन 0, तो लॉग ऑफ ए एन कन्वर्ज करेगी लॉग ए पे, मोड ऑफ ए एन कन्वर्ज करेगी मोड ऑफ ए पे। तो अब इसी से रिलेटेड एग्जांपल देखो, अगर ए एन और बी एन आर सीक्वेंसेस हैं सच दैट ए एन प्लस बी एन इज कन्वर्जेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग में बी ट्रू, कौन सी यहाँ पे ट्रू होगी, ए और बी एन यहाँ पे सीक्वेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी ट्रू होगी, बोथ ए एन एंड बी एन आर कन्वर्जेंट और बोथ नॉट कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ए एन इज़ कन्वर्जेंट बट बी एन इज़ नॉट कन्वर्जेंट, ये जरूरी नहीं है। बी एन इज़ कन्वर्जेंट, ए एन इज़ नॉट कन्वर्जेंट, ये भी गलत है, आगे हम इसको एग्जाम्पल में समझेंगे। फिफ्थ, बोथ डाइवर्जेंट बिल्कुल सही है। बोथ ओसिलेट फाइनाइटली, बोथ ओसिलेट इनफाइनाइटली, इकट्ठी ही होंगी दोनों। ठीक है, ए एंड बी एन आर सीक्वेंस इकट्ठी होंगी क्योंकि इनका सम हमसे पूछा है। कन्वर्जेंट कब होगा, तो इनका सम कन्वर्जेंट कब होगा, या तो दोनों कन्वर्जेंट होंगे या दोनों नॉट कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होंगे, या दोनों डाइवर्जेंट होंगे, या दोनों ओसिलेट फाइनाइटली, या दोनों फाइनाइटली इकट्ठा। इसीलिए बोला है अगर मान लो ए एन कन्वर्जेंट है और बी एन डाइवर्जेंट है तो इनका सम भी क्या आएगा, डाइवर्जेंट। कोई भी अगर एक इसमें डाइवर्जेंट होगी तो उसका सम अगर हम करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट आ जाएगा। इसलिए थर्ड और फोर्थ गलत है क्योंकि इन्होंने सम पूछा है। अब एग्जाम्पल देखिए, ए एन मैंने यहाँ पे ले लिया -1 की पावर एन और बी एन मैंने यहाँ पे ले लिया -1 की पावर एन प्लस 1। तो यहाँ पे देखो ए एन प्लस बी एन मैंने किया तो क्या आया हमारे पास 0, और ए एन हमारे पास ये है -1 की पावर एन और इंटू में एन, ये हमने ले लिया। तो यहाँ पे ए एन प्लस बी एन क्या आया, कन्वर्जेंट तो आ गई 0, बट ये जो दोनों सीरीज हमने लिए हैं ये कैसी हैं, ओसिलेट इनफाइनाइटली हैं। ठीक है, क्या है, ओसिलेट इनफाइनाइटली। और अगर मैं ले लूँ ए एन को एन ले लूँ, बी एन को -n+1 ले लूँ, तो यहाँ से इन दोनों का जब मैं सम करूँगी तो हमारे पास क्या आएगा, सम 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट, इफ़ ए एन एंड बी एन आर ट्रू सीक्वेंस सच दैट सीक्वेंस ए एन एक्स प्लस बी एन कन्वर्जेस फॉर 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ए एन एक्स प्लस बी एन कन्वर्जेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्जेंट, तो कौन सी कन्वर्जेंट होगी, बी एन कन्वर्जेंट होगी, इन दोनों का सम कन्वर्जेंट होगा। 3an + 5n, मतलब ये सारी ही क्या होंगी, कन्वर्जेंट। देखो कैसे, मैंने ले लिया K1 K2 दो नंबर ले लिए, दोनों इक्वल नहीं है आपस में और R में बिलोंग करते हैं, तो K1 an + bn इज कन्वर्जेंट। सिमिलरली K2 an + bn इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब an अगर कन्वर्जेंट है तो bn भी हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा है। अगर ए एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो साइन ए एन इज आल्सो ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, बिल्कुल ठीक बात है। अगर ए एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसकी मल्टीप्लाई किसी
भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल के साथ करें तो वो हमेशा क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। ये हमारा रिजल्ट है, ट्रू है। अब यहाँ से देखो साइन ए एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो हम देन ए एन इज आल्सो कन्वर्जेंट, तो कोई ज़रूरी नहीं है ए एन हमारे पास क्या हो, कन्वर्जेंट हो। उसके बाद नेक्स्ट, इफ़ ए एन इज़ कन्वर्जेंट सीक्वेंस देन ए एन स्क्वायर इज आल्सो कन्वर्जेंट। ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर ए एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसका स्क्वायर भी कन्वर्जेंट होगा। अब अगर उस सीक्वेंस का स्क्वायर कन्वर्जेंट है तो ज़रूरी नहीं है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट। ये गलत है। अगर ए एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी क्यूब भी कन्वर्जेंट होगी, स्क्वायर भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है ना। अगर ए एन क्यूब कन्वर्जेंट है तो ए एन आल्सो कन्वर्जेंट, ये भी ट्रू है। स्क्वायर के केस में ये ट्रू नहीं है। ई की पावर ए एन इज़ कन्वर्जेंट देन ए एन इज आल्सो कन्वर्जेंट, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ई की पावर मोड ए एन अगर कन्वर्जेंट है तो ए एन क्या होगी, कन्वर्जेंट, ये भी कोई ज़रूरी यहाँ पे नहीं है। अब देखिए मैं एग्जांपल बताती हूँ एक एक करके। सेकंड पे इसने पूछा था क्या, अगर साइन ए एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस देन ए एन इज आल्सो ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो उसके लिए एग्जांपल देखिए, मैंने ले लिया ए एन को पाई। अगर एन हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 4, 2 पाई जब मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1, 3 पाई जब मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 2, और 4 पाई जब मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 3, ये ऐसे हैं, ठीक है। तो साइन ए एन इन सब केस में हमारे पास क्या आएगा, 0। बट ए एन तो क्या है, डाइवर्ज करती है, अलग अलग हमारे पास लिमिट आ रही है। फोर्थ देखिए, अगर ए एन -1 की पावर एन है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास गलत। अगर ए एन, इसने क्या बोला था, -1 फोर्थ में, तो ए एन कन्वर्जेंट होगी, तो ए एन कन्वर्जेंट नहीं है। ए एन स्क्वायर हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है। कन्वर्ज किस पे करती है, 1 पे। लेकिन ये तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस, एक बार -इन्फिनिटी और एक बार इन्फिनिटी की तरफ ये ऑसिलेट करेगी। उसके बाद है सिक्स्थ, अगर ए एन का क्यूब कन्वर्जेंट है तो ए एन इज़ कन्वर्जेंट। अब यहाँ पे देखो ए एन हमने ले लिया एल की पावर 1/3, एल की पावर 1/3 ओमेगा। क्यूब के केस में 3 केस ले लिए, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ऐसे लेते हैं ना। तो यहाँ पे साथ में ले लिया हमने एल, एल इन केस ऑफ रियल नंबर, एल कोई भी यहाँ पे रियल नंबर है। तो ए एन का क्यूब जो है किसके इक्वल होगा, एल के इक्वल, ठीक है ना। लिमिट जब लगाएंगे ए एन क्यूब इज इक्वल टू एल, जब यहाँ से ए एन की वैल्यू निकलेगी तो वो आएगी एल की पावर 1/3, ठीक है। तो ये इस टाइप से, यानी कि ए हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। अगर ए एन क्यूब कन्वर्जेंट है तो ए एन भी हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है। उसके बाद है सातवां, ए एन -n स्क्वायर अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर ए एन, लेकिन ये तो किसको जा रहा है, 0 को। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ई की पावर ए एन इज़ कन्वर्जेंट सीक्वेंस देन ए एन इज आल्सो कन्वर्जेंट, ये गलत है। ये तो हमने कन्वर्जेंट दिखा दी, लेकिन जो ए एन हमने सीरीज ली थी वो क्या थी, हमारी डाइवर्जेंट थी -इन्फिनिटी पर। नेक्स्ट, ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर एन, और इसका मोड क्या है, 1। तो ये भी क्या है, ये तो कन्वर्जेंट है और ये क्या है, डाइवर्जेंट है। यही हमें प्रूव करना था, मोड तो कन्वर्जेंट हो और वो सीरीज़ क्या हो, डाइवर्जेंट हो, ठीक है ना। तो इसने बोला अगर मोड कन्वर्जेंट है तो सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मोड कन्वर्जेंट है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट नहीं, डाइवर्जेंट यहाँ पे होती है, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज ये हम धीरे धीरे करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस, तो जल्दी ही हमारा सीक्वेंस की क्लास यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद हम सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये साथ के साथ डेफिनेशन के साथ जो भी थ्योरम्स हैं उनके साथ आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल्स थे, ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज हम क्लास यहीं रोकते हैं। हमने कर लिए हैं कुछ एग्जांपल्स और कुछ, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो ना समझ आए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।